गांव में बात करनी थी मीडिया को बजट पे। सुबह निकला हूँ उससे। थोड़ा तेज बोलना है। आपके पास भी थोड़ी देरी से आया हूँ। आज का जो बजट है वो अमृतकाल का पहला बजट है और इस बजट को हम कह सकते हैं कि ये भविष्य दृष्टि के साथ रखा गया बजट है। इस बजट में मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों का ख्याल रखा गया है, यानी देश की कुल मिला के बड़ी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चले और आम व्यक्ति की अपनी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चले। मैक्रो में नहीं पूरे देश की, माइक्रो में नहीं व्यक्ति की। 7 आधार सप्तऋषि ने उनको कहा, समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, यानी सबको साथ लेकर चलें। इसमें हम देखते हैं कि लद्दाख से लेकर हिंद महासागर तक मछुआरों तक की चिंता इसमें है, किसानों की, महिलाओं की, छोटे उद्योगों की। फिर जिनको नहीं मिला है उनकी वरीयता भी इसमें है। हम जनजातीय को इसमें वरीयता देख सकते हैं। एकल विद्यालय जो है वो खोलने की बात है, आवासीय। हम इसमें किसानों को वरीयता देख सकते हैं। हम इसमें मछुआरा भी एक पिछड़े से पिछड़े लोगों में होता है, उनकी वरीयता देख सकते हैं। तो ऐसे सब ऐसे तत्वों के लिए वरीयता भी इसमें है। बुनियादी ढांचा, खुशी की बात यह है कि इस बजट का 1/3 हिस्सा पूंजीगत व्यय है। 13 लाख करोड़ रुपये लगभग पूंजीगत व्यय का मतलब होता है कि जो विकास पे खर्च किए जाएंगे। बजट के 2 हिस्से होते हैं, एक रेवेन्यू, एक पूंजीगत। तो रेवेन्यू बजट है वो ज़्यादातर तनख्वाहों पे जाता है, लेकिन पूंजीगत बजट जो है विकास के नए कामों पे जाता है। और इसमें बहुत बड़ा आवंटन रेलवे को है, 2.4 लाख करोड़। एक बड़ा विकास का ढांचा जिसमें से मुझे लगता है कि रेल का देश में खड़े होने की संभावना उसमें से है। 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 57 नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात उसमें है। 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सहयोग करने की बात उसमें है। जब मैं देखता हूँ कि ऐसी बातें जो भारत में हम सोचते नहीं थे, AI सेंटर, जैसे पिछले बजट में हमने देखा वायरोलॉजी के 4 संस्थान खोले गए थे कोरोना जैसी महामारी आने के बाद। इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 सेंटर खोलने की बात है। बड़ी बात है कि हम उस रास्ते पर जा रहे हैं कि जिन चीज़ों पर कुछ और मुल्कों का ही कब्जा होता था, हमारा मुल्क उन पर पहल कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री जी को भी और निर्मला सीतारमण जी को भी इस रास्ते पर आगे बढ़े हैं। इसके साथ साथ सबसे अंतिम व्यक्ति जो सफाई कर्मचारी होते हैं, तो उसके लिए भी बजट में है कि कोई भी आदमी अब किसी मेन होल में नहीं घुसेगा, सब जगह मशीनों का इंतजाम करने की व्यवस्था इस बजट में की गई है। डिजिटल लोकर्स का विषय आया है। एक खुशी की बात यह है कि इन कुछ वर्षों में हमारी जहाँ प्रति व्यक्ति आमदनी दुगनी हुई है, वहाँ हमारी इकोनॉमी भी 10वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गई है दुनिया में, और आगे जाने की संभावना है भारत की इकोनॉमी में। विकास दर भी अच्छी है, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से अच्छी है। 7% की संभावनाएं सबने की और अच्छा भविष्य बेहतर कर सकते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियों ने यही कहा है। रोजगार बढ़ाने का, अर्बन क्षेत्र में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, जिससे शहरी जो है काफ़ी अच्छे हों। और जो हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र है, एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, जहाँ अच्छे पौध मिले, अच्छे सीड मिले, इस पर जोर है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर में भी नए स्टार्टअप पर जोर है। कई बार स्टार्टअप आते हैं, हाई टेक में आ जाते हैं, परंपरागत उद्योगों में नहीं आते। एग्रीकल्चर के नए स्टार्टअप पर इस बजट में जोर है। MSME को जहाँ छूट दी गई है, वहाँ 7 लाख रुपये करके इनकम टैक्स में छूट देकर भी एक उसी की लहर जो है जोड़ी है इनकम टैक्स के उपभोक्ताओं में। तो बजट इस प्रकार का बना है कि समाज के सभी वर्गों को मैं कहूँगा कि ध्यान में रखते हुए, कि छोटे उद्योगों को वालों को भी ध्यान में रखा है, तो बनाया गया है। उसकी एक भविष्य दृष्टि सब पर उसकी प्रशंसा हुई है। कुछ इंडेक्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सेंसेक्स अप जा रहा है, डाउन जा रहा है। आज लगातार जितनी देर बजट पढ़ा गया, सेंसेक्स बहुत तेजी के साथ बढ़े। तो इस बजट से देश में खुशी की लहर है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बजट जो है
एक आधार बनेगा अमृत क्रांति आगे की समस्त योजनाओं का, भारत की इकोनॉमी का जो सपना हम सब देखते हैं उस इकोनॉमी को और मजबूत करेगा। सर एमएसपी को शामिल नहीं किया बजट में? एमएसपी के लिए एक कमेटी बनी है। दो बातें एमएसपी के बारे में कहेंगी। पहली बात मुझे ये कहनी है कि जब मैं किसान मोर्चा अध्यक्ष था और 1966 से एमएसपी दिया जाने लगा, CACP बना, कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, तो एमएसपी के लिए कोई फार्मूला नहीं था और मर्जी से सरकारें देती थी। 5 रुपये भी देती थी, चुनाव आता था तो 20 रुपये भी देती थी। तो ये हमने बार बार देखा और इस बात के लिए सबसे पहले किसी ने बात की, पहले भी कही गई लेकिन बहुत जोर से कही या मैंने बहुत जोर से उठाई, तो वो स्वामीनाथन साहब की बात को उठाया। MS स्वामीनाथन ने कहा कि 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम दिए जाए। हमने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में लिखवाया और मुझे इस बात की खुशी है कि हम A2+F 50% प्रॉफिट के साथ अभी सभी फसलों के दाम दे रहे हैं। हालांकि उनकी रिकमेंडेशन C2 की थी, C2 की बात भी तो कभी भी करते हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी C2 की बात करती है उनके लिए तो मेरा कहना ये है कि स्वामीनाथन का कमीशन कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। कांग्रेस पार्टी उसकी रिपोर्ट को 8 साल तक दबाए बैठे रही। हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट को 4 साल दबाए बैठे रही। उनकी कोई नीयत नहीं थी, उनको तो कम से कम मुद्दा उठाने का हक नहीं है। बीजेपी ने इसको आगे किया है और अब किसानों की मांग पर एक नई कमेटी बनी हुई है जो कमेटी काम कर रही है। उसमें से कुछ और रिकमेंडेशन आएंगे तो बीजेपी उस पर आगे बढ़ेंगे। सर SYL का मुद्दा है। आज भी भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में ये कहा है कि केंद्र में और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, SYL का निर्माण बीजेपी को करना चाहिए, तो क्या संभव हो पाएगा? देखिए, एक बात मैं इसमें कहना चाहूँगा, हम सब हरियाणा वासियों को और दिल्ली वासियों को और इवन पंजाब के भी सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि हमारा जो पानी है वो 60 लाख एकड़ पानी भाखड़ा डैम से आता है और एक ऐसी नहर से आता है, भाखड़ा मेन लाइन कहते हैं उसको, जो नहर अभी 60 साल से भी पुरानी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब ये नहर इतनी पुरानी हो गई है कि एक अल्टरनेट चैनल होना चाहिए। जो पानी के बंटवारे की बात है वो हमारा 79 लाख एकड़ फीट बनता है, 19 लाख एकड़ फीट पानी पर है। पंजाब पानी की मात्रा पर मुद्दा उठाता है, लेकिन अभी 1050 क्यूसेस पानी दिल्ली को पीने के लिए चाहिए, 2000 क्यूसेस पानी प्रतिदिन हरियाणा को पीने के लिए लगता है, 3050 क्यूसेस पानी प्रतिदिन की खपत है। और दिल्ली का पानी भी हम लेके आते हैं भाखड़ा मेन लाइन से और नरवाना नहर से। उनकी नहर तो यहाँ करनाल से बनी है, CLC, और बहुत बाद में बनी है, पहले दिल्ली तक हम ले जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पानी की मात्रा कम है या ज़्यादा, पानी की अवेलेबिलिटी पर मेरा नया ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है। बार बार आकलन हो सकता है कि कब ज़्यादा है तो ज़्यादा मिल जाए, कम है तो कम मिल जाए, लेकिन इस समय एक वैकल्पिक चैनल ये समसामयिक आवश्यकता है, ज़रूरत है वक्त की, और लेकिन उसके बावजूद भी आप पार्टी की पंजाब सरकार, केजरीवाल जी उसको बनाने से मना कर रहे हैं। वो ना दिल्ली के भले के हैं, इसका मतलब ना वो हरियाणा के भले के हैं। अगर इस नहर में किसी दिन दिक्कत हो गई, मैं सिंचाई मंत्री था और एक बार इस नहर में एक कोई ट्रक डाल दिया गया और उसके कारण से जो पुल होते हैं उसमें जो बम्बे होते हैं, किसी एक बम्बे में फंस गया वो, तो कई महीनों तक हमको 200 से 250 क्यूसेस पानी कम प्राप्त हुआ। बड़ी रणनीति के साथ उस ट्रक को निकालने का काम किया गया, क्योंकि इस नहर को कभी बंद नहीं करता, तो इसमें लगभग 9000 क्यूसेस पानी हमेशा सकता है। तो ऐसी बड़ी नहर में अगर किसी दिन दिक्कत आ गई तो पीने के पानी के लिए भी दिक्कत होगी हरियाणा और दिल्ली में। इसलिए अल्टरनेट चैनल ये हरियाणा के हर वासी को समझना चाहिए, दिल्ली के हर वासी को समझना चाहिए कि इस समय SYL बनाने से मना करना ये इन दोनों राज्यों के प्रति एक तरह से ठीक तरह से नहीं सोचना है, अन्यायपूर्ण चिंता है। अभी वैकल्पिक चैनल बनना ही चाहिए और इसके लिए आप पार्टी को, केजरीवाल को, भगवंत मान जी को जो है वो सहमति देनी चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च देश की सर्वोच्च संस्था का कहना है कि ये अल्टरनेट चैनल ये अब के वक्त की सर्वाधिक जरूरत है। और आपको भी मैंने इसलिए विस्तार से बताया कि आम आदमी तक ये बात जाए कि पानी की मात्रा पर विवाद करके रोकिए मत,
सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा कि पानी अगर कम ज्यादा होगा तो ट्रिब्यूनल से फिर जांच लेंगे, जैसा होगा वैसा बंटवारा करने के। लेकिन अल्टरनेट चैनल अत्यंत आवश्यक है। ये बहतों की बात सब तक पहुंचनी चाहिए। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी शुरू कर रही है। उससे पहले राहुल गांधी ने भी की थी और बलराज कुंडू ने भी की है, इन लोग भी कर रही है। तो क्या मानते हैं कि हरियाणा में एक पद यात्रा को एक स्टेटस के रूप में लिया जा रहा है पार्टी को? लेकिन चुनावी वर्ष है 2024, उसके प्री ईयर में है। हर कोई पार्टी अपने अपने राजनीतिक भविष्य के लिए काम करती है। सब पार्टियाँ उस हिसाब से चली हैं। लोकसभा का चुनाव भी 24 में है, उस नाते से कांग्रेस भी चली है। लेकिन इसका कितना इम्पैक्ट आता है वो समय के साथ है, हम सब देखेंगे, जांचेंगे। तो उस नाते से कांग्रेस पार्टी में तो एक दूसरे से हाथ जोड़े हुए लोग हैं। अभी हाथ में हाथ मिलाकर चलने का वातावरण तो लग नहीं रहा है। बाकी इच्छाएं तो सबकी होती हैं, सब अपनी अपनी यात्रा पर है। कांग्रेस इन लोगों का गठबंधन हो सकता है हरियाणा में, तो बीजेपी देखिए ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इन लोग का जो डीएनए है वो कांग्रेस के साथ जाता है। जो वर्षों से इन लोगों का जो गठन है, क्योंकि हमने इंडियन नेशनल लोकल के साथ बहुत बार साथ रह के काम किया है, इन लोगों का डीएनए कांग्रेस से मैच नहीं करता। सर, आपने अभी बात की कुछ फार्मूला की एमएसपी को सेट करने के लिए, लेकिन अभी अगर उस फार्मूले की बात करें तो केवल 10-10 रुपये बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में गन्ने का मूल्य बढ़ा है केवल 10 रुपये। क्या वो फार्मूला काम नहीं कर पा रहा है? ये गन्ने का मूल्य का सिस्टम अलग है, ये सिस्टम अलग है, उसको भी आपको समझना चाहिए। गन्ने का मूल्य दो चलते हैं, एक FRP होता है जो केंद्र सरकार घोषित करती है, एक SAP होता है जो स्टेट एडवाइजरी प्राइस होता है। स्टेट एडवाइजरी प्राइस जो है ये काफ़ी अच्छी है, और इसको आपने देखना हो तो आप कैसे देखिए कि 1 एकड़ में 350 से 400 क्विंटल गन्ना होता है। और अगर आप प्राइस इंडेक्स में देखेंगे तो गन्ने का किसान साल भर की ग्रोस इनकम में बाकी सब फसलों से अच्छा होता है। आप मल्टीप्लाई बाई 372 इंटू 400 या कम भी करना हो तो 350 क्विंटल से गुना करेंगे तो बाजरे के किसान से, सरसों के किसान से 2 फसलों का भी जोड़ेंगे उत्पादन का। मैं ग्रोस इनकम की बात कर रहा हूँ, नेट की नहीं कर रहा। कुल जो उत्पादन आता है तो उस नाते से ये प्राइस अच्छी प्राइस है। लेकिन गन्ना किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनेंगे, ये उत्तराखंड से ऊपर है, ये उत्तर प्रदेश से ऊपर है, गुजरात से ऊपर है, ये महाराष्ट्र से ऊपर है। केवल एक राज्य ने पहली बार हमसे ऊपर दिया है। उनकी पहली बार सरकार बनने की खुशी में दिया है या किसी रणनीति से दिया है, कभी नहीं दिया इससे पहले। लगातार पीछे रहे, हरियाणा ही सबसे ऊपर रहा है। इस को मैच करने का एक फार्मूला है, क्योंकि सब मांग तो सबकी रहेगी और ज़्यादा रहेगी और रहनी चाहिए। मैं मांग के बारे में कभी ऐतराज नहीं करता, लेकिन सरकारों को संतुलन देखना पड़ता है कि मिल का घाटा देखना पड़ता है, बाकी फसलों की आमदनी देखनी पड़ती है। तो उस नाते से सामान्य संतुलन ये रहता है कि चीनी का दाम जो है क्विंटल का, उसके 10% गन्ने के क्विंटल का दाम होता है। अगर चीनी का औसत भाव 3600 रुपये है तो 360 गन्ने का दाम होता है, और चीनी का औसत भाव अभी इसी के आसपास है। यहाँ भाव 372 है। जब चीनी के दाम नीचे गए, मैं कृषि मंत्री था, हमारी फैक्ट्रियों ने, खास करके प्राइवेट मिल्स ने हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि कोऑपरेटिव मिल्स का घाटा तो राज्य सरकार पूरा करती है कि हम नहीं दे पाएंगे। तो क्योंकि वो बहुत नीचे चला गया था उस समय हमारा जो राज्य का स्टेट एश्योर्ड प्राइस जो SAP था, तो मैंने कहा FRP और SAP का गैप आपको हम देंगे सरकार की तरफ से, प्राइवेट को भी कहा, इसलिए किसान के दाम हम नीचे नहीं आने देंगे। ई टेंडरिंग को लेकर इस बात को पूरा होने तो समझने दो उस नौजवान को। इसलिए जो है ये हम उसको मेंटेन कर पाए। जब चीनी 2600 के आसपास वो कम आ गई थी, उसके बावजूद भी हम अच्छे भाव मेंटेन कर पाए। और अब हरियाणा की प्राइस अच्छी प्राइस है। अगर आप उसके मुनाफे किसान के हिसाब से देखेंगे, बाकी फसलों के कंपैरिजन में देखेंगे, बाकी राज्यों के कंपैरिजन में देखेंगे, तो एक अच्छी प्राइस है। इसलिए वो कम नहीं है। अन्य फसलों के कंपैरिजन में देखेंगे तो जिसकी आप बात करते हो 50% प्रॉफिट की, तो उसके नाते से अच्छी प्राइस है। लेकिन आगे मांगने
हमेशा सबका खुला रहता है। आपने SYL की भी बात की और उसके लिए एक वैकल्पिक विकल्प की भी बात की है, तो 3 से 4 जो राज्य हैं वो उस SYL के पानी के लिए लगातार लगे रहते हैं। कभी दिल्ली बात करता है, कभी हरियाणा, कभी पंजाब और कभी राजस्थान भी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा नहीं किया जा सकता था कि केंद्र सरकार ही इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था इस बजट में या फिर आने वाले समय में उसके लिए बजट का अभाव नहीं है भाई साहब, पहले से पैसा जमा केंद्र ने दे रखा है। एक बार आपको ध्यान में होगा, जब वहाँ बादल साहब की सरकार थी, यहाँ मैं सरकार में था, उन्होंने एक बार वो चेक देने का एक ड्रामा भी हुआ था कि SYL का जो पैसा जमा था हम वापस दे रहे हैं। दे किसका रहे हैं, हमारा तो था ही नहीं। तो पहले से ही पैसा उसका जमा है, इसलिए उस नाते से कोई पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हरियाणा भी हर साल अपने बजट में प्रोविजन करता है। पैसे के अभाव का दिक्कत नहीं है, सहमति के अभाव का मुद्दा है। पंजाब की इस पर सहमति चाहिए और सहमति बनाने के लिए हरियाणा के हर नागरिक को, जो मैंने मुद्दा बताया, ये समझना चाहिए। दिल्ली के हर बासिंदे को ये मुद्दा समझना चाहिए। सब केवल पशुओं के पीने के पानी और सिंचाई का मुद्दा नहीं, मनुष्यों के पीने के पानी से जुड़ा हुआ है। ई टेंडरिंग को लेकर बात कर रहे थे कि सरपंच विरोध में है, आप भी पंचायत मंत्री रहे हो उस दौरान में, और अब जो चेंज हुआ है, नई प्रणाली चेंज हुई है, तो क्या अंतर है जी? क्या सरपंचों को समझ में नहीं आ रही या फिर सरकार कुछ और चाहती है? देखिए, 2 बातें हैं। पहले भी जो व्यवस्था थी, मेरे समय में 20 लाख तक सरपंचों को काम करने का अधिकार हमने दिया था, नई पढ़ी लिखी पंचायत बनाई थी। लेकिन उस समय भी जो रेट था वो सरपंच तय नहीं करते थे, डिप्टी कमिश्नर की एक कमेटी तय करती थी। सीमेंट का रेट, ईंट का रेट, आजकल जो मिट्टी डाली जाती है उसका रेट, मजदूरी, कुछ भी सरपंच तय नहीं करता। और उसी रेट कंट्रैक्ट के आधार पर वो किसी कंट्रैक्टर को ये काम दे सकता था। अंतर इतना है कि उस समय वो किसी भी एक को बुलाकर कह सकता था कि भाई आओ तुम ये काम करो। अब इसमें जो प्रोविजन है वो 25 लाख तक कर दिया। अब वो किसी एक को नहीं कर सकता। जेई के साथ उसकी कमेटी जो है वो टेंडर मांगी थी। टेंडर में हो सकता है 4 आदमी काम करने के लिए आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, और उसमें हो सकता है कोई एक आदमी इस बात के लिए तैयार हो जाए कि भाई मैं तो 10 लाख का काम 9.5 में कर दूंगा, तो 50,000 रुपये पंचायत के पास बचेंगे। इतना ही बनता है। क्या सरकार इस पूरे मुद्दे को निपटा लेगी समय से? निश्चित रूप से समझेंगे, सरपंच भी समझेंगे, सरकार भी समझाने की कोशिश कर रही है कि इसमें इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। उनकी पावर में अंतर नहीं है कुछ भी। एक व्यक्ति को दिया या 3-4 व्यक्तियों को टेंडर भरने का अवसर मिला, क्योंकि उस समय किसी वो टेंडर प्रक्रिया नहीं थी, तो वो किसी को भी बुला के कह सकते थे कि भाई आओ तुम काम कर लो। रेट तो तब भी डिप्टी कमिश्नर तय करते थे, सरपंच तय नहीं करते थे। लेकिन अब इतना है कि टेंडर होगा तो उनके बिना पते के भी लोग अप्लाई कर देंगे, 4-5 लोग अप्लाई कर देंगे, और उसमें से हो सकता है कुछ भाई 20-25 हज़ार रुपये कम ले ले तो पंचायत के पास ही बचेंगे। क्या बीजेपी ने अपना ये निर्णय कर लिया है इस बार कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है कि जब चुनाव आएंगे, प्रक्रिया शुरू होगी, भविष्य के निर्णय आपसे सारे के सारे हम शेयर करेंगे। MSME को लेकर के 9,000 करोड़ रुपया दिया गया है इस बजट में, लेकिन जो प्रक्रिया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेट करने की बड़ी टफ है। उसको कहीं नॉर्मलाइजेशन करने का कुछ प्लान? इसी बजट में मैंने भाषण में सुना था कि जिसको 1 विंडो वाला विषय आया है। मुझे लगता है कि चीज़ें ऐसे करते सरल हो जाएंगी, आगे और फ्रेम में आप भी रेडियो भर्ती पर कुछ सवाल उठ रहे हैं। निश्चित रूप से वो बात उठाई है। मुझे लगता है कि SPSC समाधान करेगी, क्योंकि पायलट जी ने वो बात उठाई है और वो बात पहुँची है, उनके उठाने से कोई कठिनाई रही है तो निश्चित रूप से वो समाधान करेंगे, उनका कोई ना कोई वो प्रक्रिया लगेगी। पिछले बजटों में हाईटेक शहर बनाने की बात की गई, अब की बार ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली। ऐसा क्या जो प्रक्रिया पहले से चली हुई है उनको आगे पूरा करना है। स्मार्ट सिटी का विषय था, स्मार्ट सिटी पर काम चले हुए हैं, स्मार्ट सिटी पर हर जगह सरकार के ऑर्गेनाइजेशन काम हो रहे हैं और उसकी तरफ हम लगाना। थैंक यू। मशहूर समाज सेवी लाला चंदूलाल जी कबाड़ी का शोरूम सिंगला फर्नीचर्स, भिवानी का नंबर 1 फर्नीचर शोरूम। घर आप बनाइए, उसको सजाएंगे हम। सिंगला फर्नीचर्स की एक्सक्लूसिव रेंज के साथ, जैसे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल,
डबल बेड, शो पीसेस। इसके अलावा आपको यहाँ मिलेंगे फैंसी मंदिर, अलमारी, सोफा कम बेड, झूले, ऑफिस कुर्सी व टेबल। दिल्ली व गुड़गांव से मिलने वाला फर्नीचर अब आपके शहर भिवानी में सिंगला फर्नीचर्स पर मिलेगा, वो भी बेहतरीन रेंज व उत्तम क्वालिटी के साथ। हमारे यहाँ फर्नीचर्स आइटम खुद के कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो सजाइए अपने सपनों का घर सिंगला फर्नीचर्स के साथ। खुद का भरोसा व बाजार से सस्ता। सिंगला फर्नीचर्स, 49 न्यू काठ मंडी, लोहारू रोड, भिवानी।